जीवन में हमेशा खुशियां मिलना नामुमकिन होता है। हमारा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमारा जीवन कभी खुशी तो कभी गम, दोनों दौर से गुजरता है। पर कभी कभी हम दुखों को इतना हावी कर लेते हैं कि हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। हमारा उससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। कठिनाइयां हमें कमजोर और नकारात्मक बनाने लगती हैं। हमारी सारी सकारात्मकता खत्म होने लगती है। तब हम केवल उसी सोच में रह जाते हैं और कठिनाइयों से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते और सफलता और सुख से मीलों दूर हो जाते हैं। इसलिए धैर्य के साथ पॉजिटिव रहिए, लक्ष्य पर केंद्रित और खुद पर भरोसा रखकर बिना डरे सफल लोगों के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ते रहिए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर देश ने पराक्रम दिवस मनाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी की प्रतिमा न केवल हमें राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण कराएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित भी करेगी। जल्द ही होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। साथियों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं। इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोविड संक्रमित हो गए हैं। ट्वीट के जरिए उपराष्ट्रपति ने यह जानकारी दी। एक सप्ताह के लिए उन्होंने कहा कि वो एकांतवास में रहेंगे। संपर्क में आए लोगों को उन्होंने सलाह दी है कि वो भी अपनी जांच कराएं और अपने आप को क्वारंटीन कर लें। वहीं भारत में अब तक 162 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक और उपलब्धि की ओर भारत बढ़ रहा है। स्वस्थ होने की दर 93.18% हो गई है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया गया जो था 31 जनवरी तक उसे बढ़ा दिया है। पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को कुछ शर्तों के साथ बैठक करने की अनुमति दी गई है। आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी है। नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। परेड विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक गई और परेड रिहर्सल के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत दर्शाई गई। विभिन्न मंत्रालय और विभागों की झांकियां भी परेड में शामिल थी। इस बार लोग अपनी पसंदीदा झांकी को वोट दे सकेंगे।
और आइए देश की बड़ी खबरों के बाद अब देखते हैं NEWS यानी चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर कठुआ संसदीय क्षेत्र में संसद खेल स्पर्धा की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने संसदीय क्षेत्र के सभी 6 जिलों के DDC अध्यक्षों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम के माध्यम से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए कहा, ताकि सही प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर उसकी सही जगह मिल सके। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार ने जमीनी स्तर पर खेलों में प्रतिभा की पहचान करने के लिए खेलो इंडिया जैसी कई पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कोविड के कारण पिछले करीब 1 महीने से बंद स्कूल आज से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूलों को खोले जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से कहा है कि वो स्कूलों को खोलने से पहले कोविड की स्थिति का आकलन कर लें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उन्होंने स्कूलों और विद्यार्थियों से कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि माझा से 2, दोआबा से 3 और मालवा क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगली सूची अगले 2 दिन में जारी होने की संभावना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 9,197 नए मरीजों का पता चला और अब इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों की जो कुल संख्या है वो बढ़कर 17,91,000 से अधिक हो गई है। राजधानी में संक्रमण दर घटकर 13.32% हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 17,11,000 से अधिक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,510 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। राजधानी में फिलहाल 54,246 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 74,246 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। दिल्ली में अब तक 2,91,76,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में तेज बरसात और हिमपात के कारण हुए भूस्खलन से 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। कश्मीर घाटी को देश के शेष हिस्सों से जोड़ने वाला यह एकमात्र सड़क मार्ग है। 100 से अधिक ट्रक चंदरकोट और रामसू के बीच फंसे हुए हैं। संबंधित एजेंसियां सड़क को यातायात योग्य बनाने के प्रयास कर रही है। लेह में कोविड के उपचार करा रहे रोगियों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई है। कल 248 नए मरीजों का पता चला और इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 1,056 हो गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड के सक्रिय मामले बढ़कर 1,275 हो चुके हैं। इनमें करगिल में संक्रमित 19 व्यक्ति भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि पिछले 2 महीनों से सख्त आतंकरोधी उपाय किए जा रहे हैं और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। अस्थाना ने कहा कि सशस्त्र बटालियन तैनात किए गए हैं और ड्रोन और अन्य तकनीकों का उपयोग भी सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $20 करोड़ की सहायता दी है। अमेरिकी प्रयासों के तहत दिसंबर के अंत में यूक्रेन की रक्षा के संबंध में इस सहायता को मंजूरी दी गई थी। अमेरिका ने यूक्रेन को दी गई सहायता की पहली खेप में $20 करोड़ की सहायता शामिल है, जिसमें यूक्रेन के अग्रिम पंक्ति के रक्षकों के लिए गोला बारूद भी शामिल है। इस बीच रूस से जारी तनाव के बीच नाटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। यूक्रेन को हथियार भेजने में अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, तुर्की, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया समेत कई पश्चिमी देश शामिल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर।
आज की गतिविधियों की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। और आज खास दिन है, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। देश की बेटियों को आज लगभग हर क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब लोग बेटियों को कोख में ही मार दिया करते थे। ये बहुत ही दुखद दौर था, लेकिन प्रीति मुझे लगता है जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, अब लोग भी ये समझ रहे हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। क्योंकि ये तो बात हम सभी मानते हैं और ये भी देखने को मिला है कि बाल विवाह की आग में जब पहले धकेल दिया जाता था बेटियों को, और बेटियों और बेटों में भेदभाव, उनके साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ देश की आज़ादी के बाद से ही भारत सरकार लगातार प्रयासरत रही थी। बिल्कुल, और बेटियों को देश के प्रथम पायदान पर लाने के लिए कई योजनाएं और कानून लागू की गई और लगातार इस दिशा में जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की गई, और इसी उद्देश्य से शुरुआत हुई राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की। आधुनिक युग में लड़कियों को उनके अधिकार देने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाएं बन रही हैं, लागू हो रही हैं। सालों से चली आ रही बाल विवाह, दहेज और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हर वर्ष आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य बालिकाओं के सामने खड़ी चुनौतियों, उनके अधिकारों और संरक्षण तथा लैंगिक असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि वो इन चुनौतियों का सामना कर सकें और ससम्मान जीवन यापन कर सकें। इस दिवस की शुरुआत साल 2009 में हुई। महिला बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार 24 जनवरी 2009 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। इस दिन हर साल अलहदा राज्य सरकारें जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। 24 जनवरी के दिन ही इंदिरा गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। इन्हें नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने की परंपरा इसी दिन से शुरू हुई है। प्रीति, बेटियों के लिए एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी। ये पढ़ा था कि हर बेटी के भाग में एक पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग में बेटियां नहीं होती। और मैं सौभाग्यशाली पिता हूँ कि एक बहुत प्यारी सी बेटी है मेरी। तो बेटियां सच में बहुत प्यारी हैं, इसलिए अंतर और भेदभाव किसी भी स्थिति में उनके साथ ना करें। उन्हें ठीक उनकी परवरिश वैसी करें जैसे कि आप बेटों की करते हैं। तो जैसे कहा भी जाता है कि बेटा भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। और जाहिर तौर पर अब जो सोच है बेटियों को लेकर वो लगातार बदल रही है, और चाहे हम गार्जियन की बात करें या माँ बाप की बात करें, परिवार की बात करें, वो पूरा सहयोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ने में भी दे रहे हैं। तो एक ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ओडिशा ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित क्ले स्कल्पचर की तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 24 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 24 जनवरी वर्ष 1877 में पुलिन बिहारी दास का जन्म बंगाल के फरीदपुर जिले में हुआ। वे भारत के महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया।
पुलिन उत्कृष्ट संगठनकर्ता थे और उनके प्रयासों से जल्द ही प्रांत में समिति की 500 से भी ज्यादा शाखाएं हो गईं। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा समिति को गैर कानूनी घोषित करने के कारण उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की। कोलकाता विश्वविद्यालय उनके सम्मान में विशेष मेडल देती है, जिसका नाम है पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक। 24 जनवरी वर्ष 1950 में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में लिखी गई एक कविता से लिया गया है। यह कविता 5 पदों में लिखी गई है, जिसके पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। राष्ट्रगान की गाने की समय अवधि 52 सेकेंड रखी गई है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला द्वारा गाया गया। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था। बाद में सुभाष चंद्र बोस के निवेदन पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया। बाद में इसकी अंग्रेजी में भी रचना की गई। इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक नाम दर्ज हैं जिन्होंने नए भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया। ऐसे ही थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम की बुनियाद रखी। आइए जानते हैं उनके बारे में। जब सारी दुनिया परमाणु शक्ति के विध्वंस पर चर्चा कर रही थी, होमी जहांगीर भाभा बंगलुरु में परमाणु शक्ति के मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयोग में जुटे हुए थे। जी हां, उन्होंने आजादी के बाद 1948 में सबसे पहला काम भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना का किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डरी सहमी दुनिया जब परमाणु शक्ति के विध्वंस पर चर्चा कर रही थी, होमी जहांगीर भाभा बंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़कर परमाणु शक्ति के मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयोग में जुटे थे। और इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। भाभा का कैम्ब्रिज जाना टल गया और उसी दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने की दुनिया को दहला देने वाली घटना घट गई। भय की इस दुनिया से दूर भाभा परमाणु शक्ति के सार्थक प्रयोग को सफल बनाने में लग गए और उनकी लगन काम आई। 6 अगस्त 1956 को भारत के पहले रिएक्टर अप्सरा ने काम करना शुरू कर दिया। 1200 इंजीनियर्स और कुशल कारीगरों ने दिन रात इसमें अपना श्रम दिया। काम पूरा हो गया और काम पूरा होने पर भारत का इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ गया। तारापुर अणु शक्ति केंद्र से बिजली का उत्पादन होने लगा। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और तमिलनाडु में कलपक्कम में 2 केंद्र स्थापित कर दिए गए। केरल के तट पर स्थित मोनाजाइट रेत को संशोधित करके थोरियम और फॉस्फेट को अलग अलग करना प्रारंभ कर दिया गया। ट्रोम्बे के अपरिष्कृत थोरियम को हाइड्रो ऑक्साइड और यूरेनियम के संसाधन के लिए संयंत्र लगा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1955 में परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए एक महासम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन के पहले सभापति बनाए गए होमी जहांगीर भाभा। भाभा खुद परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के हिमायती थे, लेकिन कुछ समय बाद आस पड़ोस में और दुनिया भर में जो सामरिक चुनौतियां सामने आई, उसको देखते हुए उन्होंने अपना विचार बदल दिया और वो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में जुट गए। वर्ष 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण ने भारत को चिंतित कर दिया और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो ये चिंता और बढ़ गई। ऐसे में सामरिक संतुलन के लिहाज से भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। भारत की सुरक्षा को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया। भाभा देश को परमाणु शक्ति के दम पर सामरिक रूप से मजबूत बनाने के काम में जी जान से जुट गए। इसी बीच 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में भारत के इस महान वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा का निधन हो गया। विमान दुर्घटना में उनके निधन को कुछ लोगों ने साजिश भी बताया।
लेकिन सच सामने न आ सका। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का जो सपना भाभा ने देखा था, वो अपने विस्तृत रूप में आगे बढ़ने लगा। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। ये भारत की परमाणु शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण किया। आज भारत के पास रक्षा क्षेत्र में अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी कई परमाणु मिसाइल्स हैं। भारत में करीब 7 परमाणु संयंत्र हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कृषि, उद्योग और औषधि निर्माण और प्राणी शास्त्र समेत विविध क्षेत्र में हो रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि देश के महान वैज्ञानिक भाभा के मस्तिष्क में जहां विज्ञान की तरंगे हिलोरे मारा करती थीं, वहीं उनका दिल कला संगीत से सराबोर था। उनके चित्र बनाने के फन को देखकर वैज्ञानिक सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो डी विंची कहा करते थे। यही नहीं, अक्सर संगीत महफिलों में पहुंचने वाले भाभा खुद बहुत से संगीत वाद्य बजाया करते थे। भाभा को जुनून की हद तक बागवानी का शौक था। TIFR और बार की सुंदर हरियाली का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। भाभा को 5 बार भौतिकी के नोबेल के लिए नामांकित किया गया था। जी हां, महान वैज्ञानिक भाभा का जीवन आधुनिक भारत के निर्माण का भी प्रतिबिंब है। और इसके अलावा आज 24 जनवरी का दिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का ये 71वां वर्ष है, जिसकी थीम इस बार की है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, यानी 24 जनवरी 1950 से पहले जो उत्तर प्रदेश है वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, और आज ही के दिन 1950 में उसे इस राज्य को उत्तर प्रदेश का नाम मिला, और इसीलिए इस दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9:30 बजे आप देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत, और 10:30 बजे देखिए बजट स्पेशल, जिसमें बात होगी रेलवे की। दोपहर 3 बजे आप संसद टीवी पर देखिए कोरोना के मामलों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कोरोना अपडेट, और शाम 5 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं कोरोना संवाद। शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो मुद्दा आपका, समसामयिक विषयों पर चर्चा देखिए मुद्दा आपका में, और शाम 7:30 बजे आप देख सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। रात 8 बजे संसद टीवी पर देखिए दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर, और आज 8:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट वी द रिपब्लिक। रात 9 बजे आप देख सकते हैं द डिफेंडर्स, 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। और फिलहाल वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का, और आज पंडित भीमसेन जोशी को पूरा देश याद कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। देश दुनिया में प्रसिद्ध पंडित भीमसेन जोशी की आज पुण्यतिथि है, इसलिए जाते जाते हम छोड़ जाते हैं उनके यादगार गीतों के साथ। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी, लेकिन जानने से पहले एक जरूरी बात संसद टीवी अपील करता है कि अभी बेशक कोरोना जो है इस बार का वो इतना ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करें, मास्क पहनकर रखें, अपनी और अपनों की सुरक्षा करें। बिल्कुल, मास्क बोझ नहीं बल्कि अपनों की सुरक्षा के लिए एक हमारी आपकी सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा मास्क लगाकर रखें और स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने में सहयोग करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कर
चरण गरदाने चरण गरदाने चरण